हम लोग देखते हैं एडिटोरिया का सेट 9। तो शुरू करते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बताया गया था केशवानंद भारती वाद में। ये कहा गया था निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। देखिए, राजमन्नार समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। बाकी धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। देखिए, भाषाई एवं धार्मिक आधार पर दिया गया है, इनको अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी नहीं निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, लेकिन विधान परिषद के कोई सदस्य ही नहीं होते हैं। निर्वाचित का तो बात ही नहीं है। तो चलिए, हमारा उत्तर ई हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में किया गया इसको। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है। पहले चेक कर लेते हैं इसको। राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, ठीक है ना। विधान परिषद उच्च सदन होता है। सदस्यता है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये गलत है। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन नहीं, बजट वाला मामला जो होता है ना, वो तो सिर्फ विधानसभा में होता है, विधान परिषद नहीं होता है। तो देखते हैं, बी और सी असत्य हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल ये तो सही बात है ना। तो हमारा उत्तर जो हो ई हो जाएगा। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो वर्ष 2000 न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। किस राज्य में अधिकतम कितने समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है। राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 143 में है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। देखिए, भारत की देन है शून्यकाल। किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है पंचायती चुनाव की घोषणा। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए, पुलिस है ना, वो संघ सूची का विषय नहीं है। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। शून्य आधारित बजट को। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी 8वीं योजना। नैस्कॉम यानी NASSCOM निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है। ये है सूचना प्रौद्योगिकी का संगठन है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में देखें तो कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और SDR सभी शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। देखिए, 943 और 919। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है। देखिए, इसमें तो सभी प्रकार की सेवाएं जो है ना, वो अदृश्य मद में शामिल होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई।
बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं, जहाज रानी से प्राप्त मल सभी। सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी सड़कें हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी सड़कें हैं। राजस्थान में इसके बाद होना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अधिकतम लोक कल्याण है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मार्शल ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है? देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना तो नहीं है। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग भी बढ़ेगी। कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। वर्तमान में बिहार में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? अभी बिहार में ना 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों यानी यूएनएमई के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है इसको। सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जाएगा बोधगया में। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? ये लॉन्च किया है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर कौन होगा? ये होगा पंचकुला। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है चिनाब नदी पर। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है घाना। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भारत ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? ये किया है झारखंड में। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? ये है न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं नागालैंड में। सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? ये किया है चेन्नई में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं तमिलनाडु में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? ये उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया? ये किया है डीआरडीओ ने। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है?
ये किया गया है तमिलनाडु में। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? ये किया है गुजरात ने। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? ये है विदेश मंत्रालय से। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। सीबीआई के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? प्रोफेसर CN राव को। IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? देखिए ये शामिल हुई थी श्रीलंका के साथ शामिल हुई थी ये। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। 1/6 है ये। सर CV रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। निम्न में कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो यह है एवोनाइट। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है ये। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? 10⁻⁶ ओम के समतुल्य होता है ये। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का होता है फोटोग्राफी में इस्तेमाल। LPG में मुख्यतः पाया जाता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पाया जाता है। शहद में मीठापन का कारण है तो यह है फ्रुक्टोज। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है ब्रह्मांड में देखा जाए तो, और पृथ्वी पर नाइट्रोजन होगा। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। गैसोहोल एक मिश्रण है इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से रक्षा करता है। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? देखिए विटामिन सी को। विटामिन सी जो है ना, इसको शरीर संचय करके नहीं रख सकता है। इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो देखिए यह है मूंगफली। प्रोटीन और वसा दोनों का ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूंगफली खूब खाना चाहिए। देखिए मेरी पर्सनल ये सलाह है कि जो बादाम है ना, उससे ज़्यादा बढ़िया मूंगफली फ़ायदेमंद है। फिर भी जिनके पास बादाम के पैसे हैं वो बादाम खाएं, बाकी तो मूंगफली है ही बढ़िया।
रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मुर्गी में। निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो पोलियो बंदर से नहीं होता है, ठीक है ना। रैबीज कुत्ता से होता है, टेपवर्म सूअर से और प्लेग चूहा से फैलता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, लाइसोसोम में मुख्य जो है 50 प्रकार के एंजाइम हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना, हम देखते हैं बी और सी दोनों गलत है। तो लाइसोसोम में 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानता है, नहीं, इसको तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो गलत दो हो गए थे, उत्तर हमारा ई हो जाएगा। कुछ बेसिक जान लें कि लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। लाइसोसोम की खोज है ना डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम में मुख्य 50 प्रकार के एंजाइम हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस प्रकार कारण होती है? तो ये होती है, देखिए, तो मनुष्य में लीवर सिरोसिस बीमारी ज़्यादा शराब पीने से और हेपेटाइटिस बी से बी या सी के वायरस की चपेट में आने से होती है। और फिलहाल जो है ना, इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय लीवर ट्रांसप्लांट है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि ये तीनों ही इसका कारण है। रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं। तंतुपास्थि संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क अल्जाइमर से प्रभावित होता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड है ना, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, इससे सुमेलित है। बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? देखिए, बीओडी का क्या हो गया मामला कि बीओडी का मुख्य उपयोग पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का विघटन की मात्रा ज्ञात करने में भी ये मददगार है, ठीक है ना। तो दो हो गया ना, ये भी सही हो गया। और पानी में प्रसिद्ध कार्बनिक पदार्थ ये भी सही हो गया। तो हमारा उत्तर जो है ये ई हो जाएगा। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है? देखिए, कई कारण हैं। तड़ित भी हो सकता है, अत्यधिक गर्म हवा भी हो सकता है, विद्युत में लघु सर्किट भी हो सकता है, और मौसम परिवर्तन का तो क्या बताएं। मौसम परिवर्तन तो एक हद तक ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि अगर तेज हवा चलती है मौसम परिवर्तन के द्वारा तो दो डालों के घर्षण से भी आग लग सकती है। तो इसका उत्तर है ना ई हो जाएगा। इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है? देखिए, पराध्वनिक किरणें नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो देखिए, रूपकुंड झील है ना, उसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। उसमें अभी भी कंकाल वगैरह मिलते हैं अभी। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है?
बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। नॉर्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए, नॉर्डिक जनजाति का क्या मतलब हो गया, ये श्वेत प्रजाति समूह है जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। इन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन दो हो गए ना, तो उत्तर हमारा ई हो जाएगा। हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? एशिया यूरोप की सीमा पर चलती है ये हबूब। काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ये है रूस में है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, तो यह है रुद्रप्रयाग। BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, BSHW स्टेपी जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान में, उत्तर मध्य कर्नाटक में पाया जाता है। गंगा के मैदान में CWG एवं उत्तर पूर्व भारत में DFC एवं CWG जलवायु पाया जाता है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का, BSHW सवाना घास का मैदान, DFC लघु ग्रीष्म ठंडी बुआई शीत ऋतु वगैरह में पाई जाती है। तो ये हमारा उत्तर जो है ना, अगर हम देखें यहाँ पर ई के थ्रू हम लोग जाएंगे इसमें। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। तो देखिए, भारत में मैंग्रोव वन जो है ना, वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का खास करके डेल्टा में, महानदी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में, और गोवा एवं रत्नगिरी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। लगभग सब जगह ये पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता? सब जगह तो पाया जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग का ई हो जाएगा। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला दोनों क्षेत्र के समीप है, तो यह है जमशेदपुर। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है? तो देखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम होगा ये। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? यह है फिलीपीन प्लेट। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है? तो देखिए, यह है भभुआ। इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? देखिए, कौन मिलती है ये, तो बिहार के प्रमुख नदियों में महानंदा एवं अजय नदी जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पे महानंदा और अजय दोनों दिया हुआ है, ये भी और ये भी। कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर तो यहाँ हमारा ई हो जाएगा। मेची नदी जो है वो महानंदा नदी में एवं घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, तो सकड़ी नहीं है। त्रिवेणी नहर, तेउर नहर, तिरहुत नहर गंडक की प्रमुख नहर है। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? यह अशोक के 13वें शिलालेख में है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? 1915 में की। तुर्कान ए चेहलगामी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था इसको।
भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? सैयद अहमद खान की। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? ये कहा था बलबन ने। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग ने। सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? सबका उत्थान। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था ब्रह्म समाज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई ने की। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? ये लिया था हेमू ने। 1916 में किस भारतीय गरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने बोला था इसको। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पत्रकारिता के लिए सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार ने सजा दी थी ना, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दी थी। हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे क्योंकि कई किताब में जो है ना बाल गंगाधर तिलक भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ज़्यादा सही उत्तर है अगर तरीके से देखें तो। और बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। देखिए, पहले होगा सिराजुद्दौला का नवाब बनना, ब्लैक होल की घटना, अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। ये ज़्यादा सही सटीक उत्तर होगा। बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो देखिए, बक्सर के युद्ध के संबंध में सभी कथन सही दिख रहे हैं मुझे तो कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था, सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना थी, सही है। युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यह भी सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजयी रही, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, इसमें क्या है ना कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति, सही है। कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति, ठीक है, ये दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर हमारा ई हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करें। तो देखिए, सिंध एलन बड़ो सही है, भूटान लॉरेंस सही है, तिब्बत कर्जन सही है और बर्मा डफरिन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ई, मतलब सभी सही हैं।
तो एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा मामला। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ये सही है। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर के मिलती है? यह है घोड़ा की। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा है इन्होंने। पौली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? देखिए, भरत एवं पुरु एक हो गए तो कुरु बन गया। भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन है? तो देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था। बिल्कुल ये सही बात है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए, ये भी सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, ये भी सही है। शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, ये भी सही है। तो ई इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो देखिए, ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, ये है दादा भाई नौरोजी की। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? वैशाली में व्यतीत किया था। निम्नलिखित कालानुक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, इन सब में देखें तो। फिर हुआ था लखनऊ समझौता, फिर हुआ था बारदोली सत्याग्रह, फिर लाहौर अधिवेशन, और अंत में यहाँ पे इसमें हुआ था नमक सत्याग्रह। तो ये हमारा ये उत्तर ज़्यादा सही रहेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन था? तो यह है धौलावीरा। बिहार में स्थित 9 प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान है? तो देखिए, ये है श्वेतपुर वैशाली। देखिए, श्वेतपुर वैशाली सही मिलान होना चाहिए था, तो ये तो है नहीं। सेनवार, रोहतास, मणेर पटना और चिरांद सारण, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे सब उलट पुलट दिख रहा है। हमारा उत्तर जो होगा ना, वो ई के थ्रू हम लोग जाएंगे। इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मंजूषा तो भागलपुर से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग तो है ही मिथिला क्षेत्र की। जादव पटिया जो है ना, ये झारखंड में मुख्यतः चला गया। बिहार में इसका बहुत सीमित ही इसका जो है होता है इस्तेमाल, तो ये बिहार की पेंटिंग नहीं इसको मानेंगे। और वारली जो है, वारली तो हमारा महाराष्ट्र का है, पेंटिंग है, तो इसका उत्तर हमारा ई हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को अपनी माता कहा है। इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के समय में। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? पहले सिंहासन बत्ती थी, फिर अथर्ववेद और फिर बाइबल का। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? ये क्या किया था उन्होंने? सारण में। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेज सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 10,000 रुपये का इनाम रखा था। केंद्र सरकार द्वारा
2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है, सम्मानित किया गया है? 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में से छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ओडीएफ किया जा चुका है? 38 जिला जो है ओडीएफ किया जा चुका है। बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से अधिक है। कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की गई है। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो 1835 में पटना में खोला गया। अब देखिए ये आ गया हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए इसको फटाफट, ध्यान ही नहीं था मुझे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आएगा इसमें। तो चलिए मैथमेटिक्स के प्रश्न को जो है ना उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए 141 नंबर है ना। देखिए इसका किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है। 5 है, 10 है, 17 है, 29 है, 40 है। कैसे हो सकता है इसको, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 है तो चलिए एक फॉर्मूला पे देखते हैं इसको सेट करके कि इसको कैसे 2² + 1 हो सकता है ये। अब आगे क्या है, 5 हो गया ये। अब आगे क्या है, 10 है। 10 को हम लोग किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 3² + 1। चलिए यहाँ भी ठीक आ गया। 29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 को कैसे लिख सकते हैं, 4² + 1 लिख सकते हैं। 4² + 1 ये 17 हो गया। अब अगला पद है 29। 29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5² 25 + 4। अच्छा 4 आ गया। 1 2 3 बार तो एक एक जोड़ के हमारा काम हो गया। आगे 4 जोड़ा। अब 40 को कैसे लिख सकते हैं, 6² + 4, 6 6 36 + 4 40। फिर आ गया 53 को कैसे लिख सकते हैं, 7² + 4, 7 7 49, 4 53। फिर आ गया हमारा कितना, 71 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8² + 7 लिख सकते हैं। 8² + 7। आगे हमारा फिर क्या आ रहा है, 9² + 7 इसको लिख सकते हैं। 99 81 7 88। और फिर आ गया 107। 107 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10² + 7 लिख सकते हैं। 10² + 7 हो गया। अब कितना बार 7 7 वाला मामला आ गया, 1 2 3। 4 वाला कितनी बार था, 1 2 3, 3 बार था। और 1 वाला कितनी बार था, तो 1 2 3 वाला था, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब 3 3 का वृद्धि हो रहा है। 1 से 4, 4 से 7 हो गया। 1 भी 3 बार रिपीट हो गया, 4 भी 3 बार रिपीट हो गया, 7 भी 3 बार रिपीट हो गया। अगला पद क्या होगा, अगला पद जो हमारा आएगा वो आएगा 11 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 7 तो आए, 3 और बढ़ा देते हैं, +10 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 + 10 कितना आ गया हमारा, 121 + 10 बराबर हो जाएगा हमारा 131। चलिए थोड़ा सा समय हमने खींच दिया लेकिन ठीक है, मतलब एक सवाल समझ में आ गया ना, तो इससे संबंधित सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 142 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। 142 पे a/3 = b/4 = c/5 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे आसानी से निकलेगा। 142 नंबर क्वेश्चन पर है 142, ठीक है ना। लगता है कि मुझे जुगाड़ जंतर करके ना टैब एक बढ़िया लेना ही पड़ेगा, ऐसे पढ़ाने में तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है। a/3 = b/4 = c/7 है, तो a + b/c/7 का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा थोड़ा सा 142 का। a/3 = b/4 = c/7 है, बराबर के मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा।
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3K, बी बराबर 4K और सी बराबर कितना हो गया 7K। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी है, यानी 3K प्लस 4K प्लस 7K बाई कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना 7K। 7×4 = 11, 3 14, 14K बट्टे 7K, के से के कट गया, 7 दूनी 14, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 है क्या इसका उत्तर 142 का, बिल्कुल 2 इसका उत्तर है ना, एकदम बढ़िया। उम्मीद है तरीका आपने समझ लिया होगा। 143 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी। सीधा ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं और चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ही तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। प्रश्न आप ठीक से देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपको दिखेगा नहीं थोड़ा सा। चलिए उम्मीद है प्रश्न आपने देख लिया होगा, जहाँ पे ज़रूरत हो पॉज कर लिया कीजिए। तो अनिल और जयेश बराबर जे माइनस पी, यही जो प्रश्न दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा 2J हो जाएगा, ठीक है 2J हो गया। और हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस पी का कितना है 48 दिया हो, 48 बराबर 2J हो गया। तो जे का वैल्यू का क्या आ जाएगा 48/2 बराबर 24। तो जयेश की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष हो जाएगी। जयेश की आयु ही पूछ रहा है क्या, जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की आयु 24 वर्ष है, ठीक है ना। बाकी किसी का भी आयु होता तो हम लोग बहुत आराम से निकाल लेते हैं। अब देखिए 144 नंबर क्वेश्चन को, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल का लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। सवाल देख लीजिए एक दो बार, चाहे तो लिख लीजिए सवाल को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। 144 नंबर प्रश्न है हमारा 144। अगर इस तरह का सवाल अगर बीपीएससी दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं 100 के, उसमें हमारा क्या जो 100 मान के चलेंगे ना, तो परसेंटेज का हमारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो माना कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया मान लेते हैं लागत मूल्य को, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मालूम नहीं है तो 100 + x मान लेते हैं अंकित मूल्य। और अब बट्टा कितना है इसका, बट्टा हमारा है 15%, बट्टा इस पर अंकित होता है, बट्टा 15%। तो विक्रय मूल्य कितना करेंगे 100 + x और गुने 85/100, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 + x गुने 85/100। अब विक्रय मूल्य की जगह पे कितना है 119% का हमको लाभ चाहिए। 119 बराबर 100 + x गुने, इसको क्रॉस कर देते हैं, है ना, 5 17 और 5 दूना 10, ठीक है। 5 से कट जाएगा दोनों, तो गुने 17/20 आ जाएगा। इस तरह सिंप्लीफाई हो गया और कुछ नहीं है। अब इसमें x का वैल्यू हम लोग निकालें, चलिए मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 140 - 100 हो जाएगा, सीधा है, सीधा क्रॉस कर दीजिए, 140 - 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर जो हो जाएगा ना वो 40% हो जाएगा। तो अंकित मूल्य जो होगा वो लागत मूल्य से 40% अधिक होगा। तो ये हो गया हमारा 144, कितना हो जाएगा 40%। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ नीचे में, है ना। ये तो एकदम सिंपल सा है, दिया हुआ है 145 नंबर क्वेश्चन। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ इसको। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा ना। देखिए ए गुने 30/100 इसको लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि बी गुने 25/100 भी लिख सकते हैं इसको, बराबर C/5, ठीक है।
इसको छोटा कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। 145 नंबर क्वेश्चन है, यहीं पर है हमारा, है बेसिक है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। 3a/10 बराबर b/4, 25 चौक 100 हो गया ना, बराबर c/5, ये हो गया। अब क्या हो गया कि सबको बराबर के मान लेते हैं ना, सबको बराबर के मान लेते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 10/3 के, b बराबर 4 के और c बराबर 5 के हो गया। तो a b और c कितना हो जाएगा, 10/3 के, 4 के और 5 के। ठीक है, अब इसको क्या करें, बराबर 10/12/15। ठीक है, ये ऐसे के को हटा देते हैं, के अब ज़रूरत ही क्या है, सब एक ही बराबर है, सब कट जाएगा तीनों ही। 10/12/15 इसका जो है उत्तर आएगा। अब देखिए कहीं पे है क्या 10/12/15, नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, ये 10/12/15 कहीं नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है ना, फंसना नहीं है, कई बार सवाल जो है ना फंसा देगा आपको, उलझना नहीं है। मेरी तो यही सलाह है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बनाइए आराम से, आधे घंटे में तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, बाकी आधे घंटे में इसको बनाइए। अब देखिए 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ताकि मैं ढक जाएगा ना तो मैं आराम से इसको कर पाऊँ, इसलिए। ठीक है ना, चलिए मुझे याद रह जाएगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा कुछ बेसिक डेटा मैं लिख लेता हूँ ऊपर में। 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। एक फार्मूला पे ही बैठाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 146 नंबर पे हम लोग आते हैं, 146 नंबर पे ना। देखिए 146 नंबर मान लेते हैं ना कि सी की पूंजी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सी की पूंजी एक्स है, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, सी की पूंजी को एक्स मान लेते हैं, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5,000 रुपया हो जाएगी, जो दिया हुआ है हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। और ए की पूंजी कितनी हो जाएगी, ए की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो एक्स प्लस 9,000 रुपीज़ हो जाएगी, ये भी हमारा दिया हुआ है प्रश्न में ही। अब प्रश्न के अनुसार से हम लोग देखें तो एक्स प्लस तीनों को जोड़ देते हैं, एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स प्लस 9,000 बराबर कितना है हमारा 50,000, 50,000 हो गया। और अब देखिए इसको 3x प्लस 9×5 14,000 बराबर कितना हो गया 50,000 हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया 36,000 हो गया। x बराबर कितना हो गया 12,000 हो गया, x बराबर कितना हो गया 12,000 हो गया। ठीक है, तो 12,000 रुपये x बराबर हो गया, निकल गया। क्या निकालना था, यही निकालना था क्या, अच्छा 3 साझेदारों का, अच्छा ये निकालना है। अब आगे ए को कितना धन मिलेगा, यही पूछ रहा है ना, ए को कितना धन मिलेगा। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, थोड़ा, जब इतने सारे फार्मूले हमने देखे हैं तो काहे नहीं सारे ट्राई कर लें। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, कितना हो जाएगा 21,000, यहीं से निकल जा रहा है हमारा 17,000 अनुपात 12,000 हो जाएगा। जो दिया हुआ है वही कर रहे हैं, बस 12,000 में सब जोड़, ए बी और सी, 12 5 17,000, 12,000 में 5 17,000 जोड़ दिया, अब 12,000 में 9,000 तो 21,000 हो गया, है ना, 21,000 17,000 और 12,000। अच्छा लास्ट में इसको लिखेंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, ए बी सी का अनुपात हो गया, सबका 21:17:12 सबको निकाला काट कूट करके, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हमारा कितना हो गया, कुल लाभ बराबर हो गया 35,000 रुपये, कुल लाभ 35,000 रुपये हो गया। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, ए का भाग हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 21/50 गुने 35,000,
ठीक है। अब इसको काट कूट कर लेते हैं, क्या है जो कट कूट कर लेते हैं, जो भी कटेगा 5 सते 35, है ना। साते साते का 7, 7 दूनी 14, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 14,700 रुपया, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 24,700। लेंदी प्रोसेस नहीं है, आसान है, जो स्टेप बोलता है ना बस उसको करते जाना है। 14,700 कहीं दिख रहा है क्या? अरे ये दिख गया है ना, 14,700 यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 147वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? भाई सामान्य चाल कितनी हो जाएगी गाड़ी की? देखिए ये कैसे इसको निकालेंगे ना। तो माना कि गाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर आवर है, ठीक है ना। सामान्य चाल मिलाते हैं, x किलोमीटर आवर है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 360/x माइनस 360/x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई इसी को अब सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है वो हो जाएगा। 360 को कॉमन ले लेते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा? x प्लस 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, बराबर 3 आ गया। 360/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x बटे 10। जहाँ कटता है वहाँ काट देना है, ठीक है ना। इसमें दिमाग नहीं लगाया। कहीं कट रहा है क्या? कहीं दिख नहीं रहा है ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर कितना हो जाएगा? 3600। एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर, इसको यहीं काट दिया हमने ना। 3 का 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 120, तो 1200 यहीं पर हो जाएगा। 1200 इससे गुना हो जाएगा, 1200 हो गया। तो अब इसको थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। एक ही बात है, 10x ही तो आना है। x प्लस 40 माइनस, अब इसको भी देखते हैं क्या, 30 ले लेते हैं इसको यहीं पर, ठीक है। 30, तो x आई प्लस 40 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 30 और x प्लस 40 इसका मल्टीपुल आ गया, तो ये तो माइनस में चला जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। कहीं 30 किलोमीटर आवर है क्या? 147 में ये देखिए, ये 30 किलोमीटर h यहाँ पे रहा, तो हो गया, एकदम सिंपल है। अब 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपया है, तो राशि कितनी है? देखिए ऐसा करिए ना कि 3 बार है ना, तो इसको इस 148 नंबर क्वेश्चन को खुद बनाइए, ठीक है ना। 148 नंबर प्रश्न को खुद बनाइए कि भाई क्या उत्तर इसका आना चाहिए। की वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, मैंने की देखा नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसका उत्तर जो है, अगर ऐसे ही मुड़कट्टी भी देखें एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, तो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, और ये थोड़ा ज़्यादा ही कम दिख रहा है। अगर ऐसे ही निकाले, मुड़कट्टी निकाले, तो ए होगा या फिर डी होगा, इसी में से कोई एक इसका उत्तर जो है ये होना चाहिए। या तो ए हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा तो ई होगा। तो इस प्रश्न को मैं आप लोग को बनाने के लिए छोड़ता हूँ। बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे पहले के सेट में मैंने सेम इसी तरह का प्रश्न जो है वो सॉल्व किया हुआ है। 149वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू है। जैसे कि मोहन जो है वो बोलता है, अच्छा पुत्री है, तो भाई मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू, मेरे जो ग्रैंडफादर होंगे
उनके एकमात्र पुत्रवधू तो मेरी माँ होगी, तो मोहन की क्या है, वो माँ है और उसकी पुत्री है। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो मोहन उसका जो है सो भाई हो जाएगा और वो मोहन की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, किस तरह से संबंधित होगी? तो वो मोहन की बहन होगी। अब देखते हैं 11 तथा 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 150वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये मैंने गलत बता दिया कि मोहन उस लड़की से क्या संबंध है। तो मोहन का पूछ रहा है ना, वो लड़की मोहन की बहन होगी, लेकिन मोहन तो उसका भाई हो जाएगा ना, ये भाई सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं देखा, पहले ही इसको टिक लगा दिया था। खैर आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 150वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एकदम सिंपल है। ए का वैल्यू क्या है? ए बराबर 14 है, डी बराबर 7 है, एन बराबर कितना है? 84 है। तो टी एन ही तो निकालना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो निकालना है। तो 84 बराबर 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। 70 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया। 10 बराबर एन माइनस 1 हो गया और एन बराबर हो गया 11। अभीष्ट संख्या कितनी होगी? तो 11 होगी। तो 11 कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा 11। चलिए अभी के लिए इतना ही। कुछ अगर ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं स्पेसिफिक टॉपिक बना के उसको सॉल्व करूँगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।